हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। कल हमने एनटीएससी का क्विज़ ऑर्गेनाइज किया था और आज इसी ऑर्डर में हम +2 का क्विज़ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो विल स्टार्ट इट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस आएंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे और क्वेश्चन मेरे पढ़ने के बाद आपका समय शुरू होगा। 10 सेकंड आपको मिलेंगे। उन 10 सेकंड में आप अपने ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आई विल चेक कि कितने लोगों के आंसर सही होंगे और कितनों के गलत, क्योंकि उसके बाद आंसर ब्लिंक होगा। ठीक है, आप अपने आप ही इस क्विज के पूरा होने के बाद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसका स्कोर कितना रहा। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज two metal sphere of radii r1 and r2 are charged on the same potential. The ratio of the charge on the two spheres is, यानी कि दो मेटल स्फेयर हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 है, उनको हमने सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया है, तो उन दोनों पे चार्ज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए r1 by r2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी r1 माइनस r2। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज ए, r1 बाय r2। देखिए, आपको कहा गया था कि जो मेटल स्फेयर हैं उनको सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी। अब V सेम है तो जो Q1 बाय Q2 का रेशियो होगा वो C1 बाय C2 का रेशियो होगा। और जो स्फेयर होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यानी कि Q1 Q2 का वही रेशियो होगा जो रेडियस का होगा, यानी कि R1 बाय R2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज two resistors used singly, in parallel or in series are able to give resistances of 3 ohm, 16 ohm, 12 ohm and 4 ohm. The resistances of resistors are, यानी कि दो रजिस्टर हैं, उन्हें अगर हम सिंगली यूज़ करें या आपस में पैरेलल या सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करें तो हमें 3 ओम, 16 ओम, 12 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। तो उन दो रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस कितने कितने होंगे? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2 ओम एंड 6 ओम, ऑप्शन बी 7 ओम एंड 9 ओम, ऑप्शन सी 4 ohm and 12 ohm, and option D 3 ohm and 16 ohm. And your time starts now. टाइम अप। देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज 4 ohm and 12 ohm, ऑप्शन सी। देखिए, अगर आप इन को इंडिविजुअली लेंगे तो 4 ओम और 12 ओम हो गए, बाकी बचे 3 और 16। अगर आप सीरीज में ले लेते हैं तो 12 + 4 16 हो जाता है, और अगर पैरेलल में ले लेंगे तो 4 × 12 बाई 4 + 12 यानी कि 48 बाई 16, तो 3 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से इन चारों रेजिस्टेंसेस का इनसे बनना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A coil of wire of certain radius has 600 turns and self-inductance of 108 millihenry. The self-inductance of the second similar coil of 500 turns will be, यानी कि एक कॉइल है जिसमें 600 टर्न्स हैं और उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 108 मिली हेनरी है। इसी तरह की एक दूसरी कॉइल है जिसमें 500 टर्न है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? ऑप्शन ए 74 मिली हेनरी, ऑप्शन बी 75 मिली हेनरी, ऑप्शन सी 76 मिली हेनरी एंड ऑप्शन डी 77 मिली हेनरी। और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी 75 मिली हेनरी। कैसे आया ये, लेट मी टेल यू। ये आपका एक रिलेशन होता है L और N के बीच में, यानी कि कोई कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, अगर उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है तो L प्रोपोर्शनल टू N स्केयर, तो L1 बाई L2 हो जाएगा N1 स्केयर बाई N2 स्केयर। आपको N1 N2 और L1 की वैल्यू दी हुई है, L2 निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आप ये L2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ योर्स। स्काई सीन फ्रॉम अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, यानी कि जो स्काई है वो हमारे अर्थ से हमें नीला नजर आता है, बिकॉज ऑफ यानी कि किस कारण से। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं किसका सही है। ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या होता है, ब्लू कलर जो है उसकी स्कैटरिंग अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा होती है, और इसी वजह से हमें जब लाइट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होकर हमारी आंखों में आती है तो हमें आसमान जो है वो नीला नज़र आता है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी आंखों के सामने। An alpha particle and a proton are accelerated at the same potential difference from rest. Find the ratio of their final velocities. यानी कि एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे के एक्सेलरेट करते हैं रेस्ट से, यानी कि शुरू में उनकी वेलोसिटी 0 थी, तो उनकी वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए √2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:1, ऑप्शन नंबर सी 1:√2, एंड ऑप्शन नंबर डी 1:2। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं कितने लोग सही हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 1:√2। देखिए क्या होता है, अगर कोई चार्ज Q है जिसको हम वोल्टेज V दे रहे हैं तो वो एनर्जी गेन करेगा QV, और वही उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो QV इज इक्वल टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले से हम दो इक्वेशन बनाते हैं और फिर वेलोसिटी का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो निकल के आता है C 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। रिलेशन डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा I इंटू R इज वैलिड फॉर, यानी कि ये जो रिलेशन है डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा I चेंज इन करंट, R रेजिस्टेंस, ये वैलिड है। ऑप्शन ए ओमिक डिवाइसेस के लिए, ऑप्शन बी नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए, ऑप्शन सी ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज सी ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। देखिए ये जो रिलेशन है, ये अगर ओम्स लॉ पे देखें हम तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन करंट एक जैसा होगा पूरे ग्राफ के लिए, लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग रेंज में पोटेंशियल में डिफरेंस और करंट में डिफरेंस का जो रेशियो है वो अलग अलग आता है। तो एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है,
सो अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. साइमन इज द यूनिट ऑफ. साइमन किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए कंडक्टेंस, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी एंड ऑप्शन डी म्यूचुअल इंडक्टेंस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. द राइट आंसर इज ए कंडक्टेंस. देखिए रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं और उस हिसाब से जो साइमन है वो ओम का रेसिप्रोकल हुआ, क्योंकि ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है और क्योंकि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो साइमन इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओम. ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Resistance of a coil is 4.2 ohm at 100 degrees centigrade and the temperature coefficient of resistance of its material is 0.004 per degree centigrade. Then its resistance at 0 degree centigrade is in ohm. यानी कि एक कोयल का जो रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 4.2 ओम है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके मटेरियल का वो 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस ओम में, यानी कि इसकी यूनिट दी हुई है ओम में, कितना होगा? ऑप्शन ए 3.5 ओम, ऑप्शन बी 5 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम एंड ऑप्शन डी 4 ओम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओम. देखिए क्या होता है, एक रिलेशन है हमारे पास आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी. आर टी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टी जो है वो टेम्परेचर कितना राइज हुआ. इस फॉर्मूले में जब हम ये सारी गिवन वैल्यूज रखते हैं तो हमारा जो R0 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आता है वो आता है ऑप्शन सी 3 ओम. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इट इज? A series combination of RL is connected to AC source if the resistance is 3 ohm and the reactance is 4 ohm. What is the power factor of the circuit? यानी कि RL सर्किट आपको दे रखा है जिसमें R और L दोनों AC सोर्स से कनेक्टेड हैं. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है और रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम है, तो आपको पावर फैक्टर बताना है सर्किट का कि कितना होगा. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.6, ऑप्शन सी 0.8 एंड ऑप्शन डी 0.5. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. ऑप्शन बी 0.6. बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड. देखिए लेट मी टेल यू, हमारे पास एक इम्पिडेंस ट्रायंगल होता है. इम्पिडेंस ट्रायंगल में यहाँ पे जो बेस होगा वो 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो 4 हो जाएगा. तो जो कोस फाई होगा जिसे पावर फैक्टर बोलते हैं, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस. 3 बेस हो, 4 परपेंडिकुलर हो तो हाइपोटेनस 5 हो जाता है. तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5, जिसको हम पॉइंट्स में 0.6 लिखते हैं. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा. तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इट इज? In an AC circuit, the reactance of a coil is √3 times its resistance. The phase difference between the voltage across the coil to the current through the coil is. यानी कि एक AC सर्किट में
जो कॉइल का रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वो √3 टाइम्स है रेजिस्टेंस से, तो फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में कितना होगा? ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी π/6, ऑप्शन सी π/2 एंड ऑप्शन डी π/3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. Let us see what the right answer is. ऑप्शन डी π/3. देखिए हमें ये पता है कि जो इम्पीडेंस ट्रायंगल जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था उसमें tan phi जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो हो जाएगा √3 r/r, दैट इज √3. तो tan phi की वैल्यू अगर √3 आ जाती है बेटा तो phi जो हो जाएगा वो π/3 हो जाएगा. सो डी इज द राइट आंसर. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Reactance of a capacitor of capacitance C microfarad for AC of frequency 400 by pi hertz is 25 ohm. The value of C is, यानी कि एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो C माइक्रोफैरड है और AC की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 by pi hertz. तो वो जो रिएक्टेंस है वो 25 ओम है. अब आपको इसमें C की वैल्यू बतानी है. ऑप्शन ए 400 है, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 50 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 50. अब ये कहां से आया? देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है 1/ωc. आपको XC की वैल्यू 25 ओम दे रखी है. ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400 by पाई. तो यहां से C आप निकाल सकते हैं और वो निकल के आता है 50. ऑप्शन डी. चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं. हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12. करंट इन एन इंडक्टेंस ऑफ 3 मिली हेनरी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 इन 1 मिनट. द EMF इंड्यूस्ड इन इट इज इन मिली वोल्ट. यानी कि एक इंडक्टेंस है 3 मिली हेनरी का, उसमें करंट जो है वो 5 एम्पियर से 0 हो जाता है 1 मिनट में. तो उसमें जो EMF प्रोड्यूस होगा, EMF की यूनिट होगी मिली वोल्ट, तो वो कितना होगा? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.15 एंड ऑप्शन डी 0.75 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. Let us see the right answer. Right answer is option B 0.25. देखिए करंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है 5 से 0, यानी कि ये चेंज इन करंट DI आ गया. कितने टाइम में हो रहा है? 1 मिनट. इसको 60 सेकेंड ले सकते हैं. ये DT आ गया, तो DI/dt 5/60 आ जाएगा. और L है 3 मिली हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर देंगे. EMF का फॉर्मूला होता है -L/DI/dt. उसमें ये वैल्यूज रखेंगे और हमारा रिजल्ट जो निकल के आएगा बेटा दैट विल कम ऑप्शन बी 0.25 मिली वोल्ट. क्योंकि ये जो आपको रिजल्ट दे रखे हैं वो सारे मिली वोल्ट्स में हैं, तो आपको EMF भी मिली वोल्ट में निकालना था. सो योर आंसर विल बी 0.25 मिली वोल्ट. अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट? A train is moving towards north with a speed of 180 km per hour. If the vertical component of Earth's magnetism field is 0.2 into 10 raised to the power -4 Tesla, the EMF induced in the axle 1.5 meter long is. देखिए एक ट्रेन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है. कितनी स्पीड से? 180
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है उस जगह पे वो है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, तो वो उसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। आपको बताना है कि जो उसके एक्सल के अलोंग, एक्सल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, जबकि एक्सल की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है। तो कितना ईएमएफ होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 5.4 मिलीवोल्ट, ऑप्शन बी 54 मिलीवोल्ट, ऑप्शन सी 15 मिलीवोल्ट एंड ऑप्शन डी 1.5 millivolt. And your time starts now. Time up. Let us see the right answer. Our right answer is D, 1.5 millivolt. कैसे आया बेटा ये? देखिए ट्रेन जो मूव कर रही है उसकी स्पीड आप मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा 50। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। एक्सल की लंबाई जिसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा वो 1.5 है। तो जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बेटा BLV, सारी चीज़ें आपके पास हैं, B भी है, V भी है, L भी है, सीधा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, 1.5 मिलीवोल्ट। ठीक है बेटा, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इट इज? The magnetic flux linked with a coil at any instant t is given by 5 is equal to 5t cube. Phi is equal to 5t cube minus 100t plus 300. The EMF induced in the coil at t is equal to 2 second is. देखिए जो फ्लक्स और टाइम के बीच में रिलेशन है वो इस इक्वेशन से गिवन है कि फाई जो है दैट इज 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300। आपको बताना है कि उस कॉइल के अंदर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 300 वोल्ट, ऑप्शन बी 140 वोल्ट, ऑप्शन सी 40 वोल्ट एंड ऑप्शन डी -40 वोल्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखिए सही जवाब क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 40 वोल्ट। देखिए ई जो होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है नेगेटिव में, यानी कि पहले तो आप इस फाई का डी फाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव करेंगे और फिर उसमें टी की वैल्यू 2 सेकेंड रख देंगे। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है सी 40 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब हम आज के क्विज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए ये क्या है? 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड a charge small q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of small q is, यानी कि एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्ज रखे हैं इक्वल, और वो कितने हैं? -q के बराबर। स्मॉल q चार्ज को उसके सेंटर पे रखा गया है, और अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए -Q/4 1 + 2√2, ऑप्शन बी Q/4 1 + 2√2, ऑप्शन सी -Q/2 1 + 2√2 एंड ऑप्शन डी Q/2 1 + 2√2। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी -Q/2 1 + 2√2। बेटा ये कैसे आएगा? इसमें आप कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि
एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पे बाकी चार्जेस के कारण नेट फोर्स जो है वो निकाल के ज़ीरो रख देंगे, क्योंकि हर चार्ज पे टोटल फोर्स ज़ीरो है। बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो सेंटर वाला चार्ज है उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, तो इस बात का ध्यान रखें। किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो वैल्यू आपकी जो आएगी दैट विल बी ऑप्शन सी, -q/2 1 + 2√2। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपने बहुत ध्यान से इस क्विज को देखा। आई होप ये आपके लिए वर्थ गोइंग होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।